नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे महामना राहुल गांधी की और उनके साथियों की, जिनको कुछ लोग जो है वो मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उनको चमचे। लेकिन ऐसी असंसदीय भाषा के उपयोग से हमें बचना चाहिए। लेकिन हमारे साथ है अभिषेक तिवारी जी। वो कितना मेरी बात को मानेंगे मुझे पता नहीं है। तो मैं आरंभ ही कर देता हूँ। ये बताइए कि लंका जी को हनुमान जी ने यदि नहीं जलाया था तो किसने जलाया था? राहुल गांधी ने हैं? आज जलाया है। अब जब कुछ भी बोलना है, आपने कहा कि आप तो असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते, ये बात सही है, लेकिन आप जानते हैं कि जिसको आपने बुलाया है हुँ। वो कुछ कुछ करता है और सही समय पे सही ढंग से करता है। अब ये तो समझ भई आपका यूएसपी है ना, आखिरकार तो आप बिहार के ठहरे तो हम क्या कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। लालू और जी का कुछ ना कुछ तो असर आएगा। अरे मैंने आज ट्वीट किया इसी मुद्दे पे कि लालू यादव जी ने कहा है कल कि बिहार में जो संसद में लोकसभा आजकल भाषण हो रहा है, सत्ता पक्ष गुंडों की तरह भाषा का प्रयोग कर रहा है, और ये बात लालू जी अ, ने कहा। ये बात हप जैसे ही विडंबना हप नामक एक जीव जंतु ने सुना, बोला रस्सी लाओ, मैं अभी आत्महत्या करता हूं। जिस वो आदमी हप ने क्या होता है? वो शहाबुद्दीन हप हप हाँ वही, मतलब आप सोचिए, लालू यादव कह रहे हैं कि संसद में अब जो है गलत तरह के भाषा का प्रयोग हो रहा है, और लालू यादव जो स्वयं जिसके रचयिता हैं, रचनाकार हैं, जिन्होंने संसद में कहा था पीएम तो गुजरलवे बनी, पीएम तो गुजरलवे बनी, जबकि सही है। गुजराल जी उनसे बहुत सीनियर हैं। भोजपुरी में किसी को इस प्रकार से जब बोलते हैं तो बहुत छोटे से, अपने से छोटे को बोलते हैं। अटल जी के लिए जिस प्रकार के असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है लालू जी ने, वो हमने देखा नहीं है। और ये लालू यादव जिन्होंने एक क्रिमिनल को, एक गुंडे को संसद भवन में भेजा, शहाबुद्दीन को, वो भाषा की मर्यादा सिखाएंगे? जिसका पुत्र तेज प्रताप यादव कहता है चमड़ा उतरवा लेंगे नरेंद्र मोदी का, इतना चाबुक से मारेंगे। मतलब बताइए, आदमी मंत्री है, वो आदमी ज्ञान दे रहे हैं कि संसद में असंसदीय भाषण। तो खैर, आज राहुल गांधी ने कहा, और जितना कुछ कहा असंसदीय ही कहा। नरेंद्र मोदी जी को देशद्रोही तक सदन में बोला है। ये सब मैं सुन रहा था, लेकिन आ चुकी अमित शाह जी के भाषण। तो अमित शाह जी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, ये मानना पड़ेगा। वो संजय दीक्षित सर के साथ तरह पॉइंट टू पॉइंट बोले हैं और सारे घोटाले जो गिनाए हैं, लेकिन सुनने की तो क्षमता नहीं है ना। आप बोल के चले गए। आपने आपके अंदर इतना भी कुवत नहीं है। कुवत सही टर्म है ना उर्दू का? मैं आजकल उर्दू पे थोड़ा सा बिल्कुल, फोकस कर रहा हूं। बिल्कुल, क़ुव्वत का मतलब होता है ताकत। हाँ, तो और आपकी इतनी भी आपके अंदर कुव्वत नहीं है कि आप अमित शाह जी को 30 मिनट संसद में सुन सके। जी। भाई अमित शाह जी ने तो देखो क्या है कि बहुत ही, मैं कहूँगा कि ऐसा बिलो द बेल्ट अटैक आरंभ में ही कर दिया कि भाई इनको 13 बार लॉन्च किया गया है और 13 बार फेल हो गए हैं। और ये उनको बिलो द बोल दिया बेल्ट तो कि नहीं, साहब कि वो जो अक्सर ट्रूथ को कलावती बिलो जिसके द यहाँ बेल्ट मत खाना बोलिए। खाने गए थे, वो कलावती को बाकी सारा जितना भी था वो तो हमने दिया। चाहे उसको मकान देना हो तो हमने दिया, शौचालय देना हो तो हमने दिया, गैस देनी हो तो हमने दी, किसान निधि देनी हो तो हमने दी। बताइए ऐसे भी कोई बिलो द बेल्ट वार करता है क्या? सर, ये बिलो द बेल्ट थोड़ी, ये तो हार्श रियलिटी है। देखिए, मैं आप ने चूंकि बिहार बहुत कवर इलेक्शन के समय जब आप घूमे हैं तो देखे होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं सर, मैं बिहार की गरीबी और इस पे नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन ये महिलाओं के लिए कितना टफ, और मैं थोड़ा दूसरे ढंग से चाहता हूं आपके दर्शक समझे इस बात को। सुबह 4 बजे शौच करके आ गई, और अब उसे शाम होने का वेट करना है। इसी दौरान अगर प्रेगनेंसी वगैरह है तो कितनी विषम परिस्थिति है। और तथाकथित समाजवादी नेताओं ने, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो या लालू प्रसाद यादव,
इन्होंने तो इस गंभीर समस्या के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने तो यही सोचा कि महिलाएं अगर खुले में जा रही हैं, कोई बात नहीं, सुबह और शाम उनका उतना ही है। इससे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना और शोषण हो सकता है क्या सर किसी का? और कांग्रेस ने 50 साल यही तो दिया है। उसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी। उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस देश में। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चाइनीज पत्रकार भी सुने, क्योंकि एक सुसु पत्रकार को बड़ी तकलीफ थी जब बंगाल में ममता बनर्जी एक दिन में 4-4 रैलियां करती थी, तो उन्होंने कहा कि वो बाथरूम कब जाती, कितनी चिंतित थी। नहीं, इसीलिए मैंने कहा सुसु पत्रकार वो कितनी चिंतित थी। और ये बिहार के महिलाओं के साथ लगभग 60-70% आबादी को रोज झेलना था। आपने सोचा कितना क्रांतिकारी परिवर्तन है ये? लेकिन यही बात है कि सोचने के लिए विजन चाहिए। जिस चरण चाटुकार चाइनीज एजेंट, अब तो चाइनीज एजेंट, पहले एक पत्रकार कहते थे दूसरे को गोदी मीडिया, अब तो ये चीन के गोद में बैठे हुए हैं ये लोग। तो ये जो चाइनीज गोदी पत्रकार है, इनसे कोई पूछे कि सदन की कौन सी मर्यादा रखी है आपके राहुल गांधी ने? कभी विंक करते हैं, कभी गले लगाते हैं, और आज तो फ्लाइंग किस ही दे दिया। मैं पहले भाई वो ये कह फ्लाइंग रहा किस था, वाला जो है वो अभी से उसका प्रमाण दिख नहीं रहा है, लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, प्रमाण दिख गया है। लोग ये कह रहे हैं कि स्मृति को नहीं किया था, दूसरी तरफ किया था। हाँ। मैं ये कह रहा हूं सर, किसी को भी, दीवार को भी किया हो। आप सदन में बैठे हैं और आप इस प्रकार की लगातार, आंख तो मारी थी, वो भी किया था। ये क्लब नहीं है सर, यहां दारू की पार्टी नहीं हो रही है, दोस्ती यारी नहीं है ये एक बहुत सीरियस जगह है। और 13 बार, जैसा अमित शाह जी पे आ रहा हूं, अमित शाह जी ने कहा कि हर बार लॉन्च किया जाता है इनको, और हर बार लॉन्च करने के बाद जो इनकी हरकतें हैं वो बताती हैं कि भाई, रेस में जब घोड़ों की रेस हो तो एक तो कोई घोड़ा भी नहीं दौड़ता, वो दौड़ने वाले नस्ल के घोड़े ही अलग होते हैं। लेकिन यहां तो भाई कह रहे हैं जबरदस्ती, एक बिहार में गधा है और एक दिल्ली विल्ली में घूमते हैं लोग, कह रहे कि नहीं, तुम ही घोड़े का रेस जीतोगे, विश्वास रखो, हर बार दौड़ो। और वो बार बार इनकार कर रहा है, बोल रहा मालिक इतना बोझ मत ला दिए, हमको बैंकॉक भी जाना होता है, हमको माल भी फूकना होता है, बहुत काम है मेरे जिम्मे। आप लोग, मैं तो फुल टाइम राज, वो तो खुद ही नहीं मानता ना, वो कहता है कि मेरे अलावा तो और कोई दौड़ ही नहीं सकता। अब कैसे कोई मानेगा? लालू प्रसाद यादव ने खुद ही कहा तुम चलो बाराती, दूल्हा बनने के लिए तैयार करो, हम सब बाराती। आज ये दोनों बातें कही जो लालू यादव ने कही थी और आज अमित शाह जी ने भी रिपीट कर दी कि अपोजिशन के तो यही चेहरे हैं। अब कितना तकलीफ हुआ होगा ललन सिंह को और नीतीश कुमार को, आप सोच सकते हैं जब ये पॉइंट उन्होंने आज रेज किया। बोला कि मनी मन तो यही सोच रहे होंगे तुम लोगों ने ये मानसून सेशन में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन बुलाया है, या हमारा लूज मोशन निकलवाना चाहते हो? मतलब क्या चाहते हो? मोदी जी ने शौचालय दे दिया, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मुंह से शौचालय तुम लोग करोगे और गलत जगह पे करोगे। हमारा तो लूज मोशन निकाल दिया अमित शाह जी ने। कहां पीएम बनने का सपना देख रहे थे? तो भाई देखिए, जिस प्रकार से आज अमित शाह जी ने, पहले तो उन्होंने जो है वो अपनी सारे अचीवमेंट्स गिना दिए। तो अब ये जी अचीवमेंट्स गिनाने का अवसर तो इनको इन्हीं लोगों ने दिया था ना। किसने कहा था कि भई आप 7-8 महीने पहले जो है विश्वास प्रस्ताव ले आओ, जिससे सरकार को पूरा समय मिले, या कोई 2 ढाई घंटे का भाषण अमित शाह जी ने दिया और उसमें ये सारी चीज़ें कर दी, इनकी सारी चीज़ें धो दी। और वो जो हमारे राहुल गांधी जी का भाषण था कोई 10-15 मिनट वाला, उसको जी, तो आप जानते हैं, वो तो कितना शानदार भाषण था। मैं वही कह रहा हूं कि सोचिए, जो बीजेपी आईटी सेल नहीं कर पाई सालों में, वो आज सदन में पूरे भारत के आगे अमित शाह जी ने अगले 2 घंटे में कर दिया। उन्होंने लॉलीपॉप से लेकर के सारी बातें कह दी कि तुमने तो 70,000 करोड़ का लॉलीपॉप भी दिया और कर्ज लेकर के जी रहे हो। 2.5 लाख करोड़ हमने फार्मर के अकाउंट में दिए। ये दोनों का डिफरेंस भी गिना दिया, जनधन की भी बात पहुंचा दी,
फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीजें जो है कांग्रेस ने खुद करवाई हैं। कांग्रेस और ये चाइनीज मीडिया यही तो चाहते थे ना, तो अब छापिए। अमित शाह जी का भाषण तो छापेंगे ना कि उन्होंने क्या क्या कहा, या वो भी नहीं छापेंगे? एक और कमाल की बात ये हुई कि अमित शाह जी के भाषण के कारण वो हमारे प्रिंस राहुल जी की जो राजस्थान यात्रा थी वो धुल गई, किसी ने नहीं दिखाई। मैंने वही कहा कि आप देखिए, एक तो प्लानर गलत है, और मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है सर कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट राइटर को बीजेपी के अमित शाह ने बाई कर लिया, खरीद लिया, वरना कोई इस हद तक ऐसे स्क्रिप्ट एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन हर बार राहुल गांधी की जो हरकतें बताती है, और ये वो बताता है कि वो भाजपा का आदमी है, वो जब तक रहेगा राहुल गांधी नहीं। और आपने अपने शो में कहा था कि स्टार कैंपेनर इज बैक। यस, आज वो पता चला कि क्यों ये बीजेपी का स्टार कैंपेनर है। आज तक मणिपुर को लेकर के ये जितनी चीजें बोल रहे थे, वो सब इनके ऊपर, जो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली बात, वो सारी बातें गिनवा दी अमित शाह जी ने, जो हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये तो होना ही था इनके साथ। हाँ, वो तो है। और भी तो जो खास तौर से जब बात आई है इंटरनल सिक्योरिटी पर, जो बिल्कुल अंत में करी है अमित शाह जी ने, जी। उसके पहले तो उन्होंने सारी बातें करी थी। और उनका जो व्यवहार है उनके स्टार कैंपेनर का, स्टार प्रचारक, बीजेपी के स्टार प्रचारक कहना चाहिए उनको, जी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नहीं है, वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उनके व्यवहार पर भी टिप्पणियां कर दी, खूब व्यंग कर दिए, कटाक्ष कर दिए, और उसको लेके बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाए। और फिर जो इंटरनल सिक्योरिटी का उन्होंने जो एक-एक आंकड़े के साथ गिनाया है, वो तो मैं कहता हूँ कि उस समय तो कांग्रेसी जो थे वो लगभग स्तब्ध होके सुन रहे थे कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ में। उन्होंने 3 हॉटस्पॉट बताए कि साहब कश्मीर, हम्म। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हम्म। जो इनका काठमांडू से तिरुपति का जो सपना था हाँ, उसके वो, बारे में हाँ। बात करी। जी। और विशेषकर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में जब उन्होंने ये बताया तो सबने तालियां बजाई, कांग्रेस वालों को भी बजानी पड़ी, शायद ऐसा लग रहा था मुझे कि हाँ। भाई कि पहले जो था ये इसमें कोई 45 जिले हुआ करते थे, अब केवल 3 बचे हैं। और मरता क्या ना करता। बिहार में 0, झारखंड में 0, मध्य आपके छत्तीसगढ़ में 3 बचे, मध्य प्रदेश में 0, तेलंगाना में 0, महाराष्ट्र में 0, और केवल और आंध्र प्रदेश में भी 0। केवल 3 जिले बचे हैं, ये तो उपलब्धि है ना। आपके मैं तो समय में बहुत 45 पहले से थे गिरा और रहा अब हूं। 3 बचे। जी। नहीं, निसंदेह देखिए, ये तो बहुत पहले कर देना था। देखिए, जिस दिन गौतम नवलखा अंदर हो गया था, और जब ये पूरी कार्यवाही हुई थी, आपको याद है वो चाइनीज एजेंट मैग्सेसे अवार्डधारी पत्रकार कैसे बिलबिलाया था, और उसने एक पेड प्रोग्राम किया था। मुझे तो एकदम, जिसको कहते हैं ना, उसका हर एक एपिसोड याद रहता है। उसने पेड प्रोग्राम करते हुए कहा कुछ इस प्रकार, एक नई तकनीक के बारे में पता चला है जिसे लोग कुछ मालवेयर कहते हैं, यानी लैपटॉप में एक वायरस डाल दिया जाएगा, और उसके थ्रू एक पूरा का पूरा फाइल क्रिएट किया जा सकता है, जहां किसी के प्रति हत्या और इस प्रकार की संभावनाओं की संदिग्ध फाइल बना करके उसे ट्रैप करके फंसाया जा सकता है जेल में। यानी गौतम नवलखा के साथ जो हुआ, वो लैपटॉप चलाना जानते नहीं थे। उनसे हमारे संवाददाताओं ने बात की तो पता चला कि वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि मेरे लैपटॉप में आया कहां से। ये सीधे सीधे एपिसोड जो है, उसको न केवल शील्ड करने के लिए था, बल्कि सुधा भारद्वाज से लेकर के सबको उसने एक ही बार में क्लीन शीट दे दी थी। मुझे उस दिन गुस्सा इस बात का आया कि इसको भी पटक के उसी में क्यों नहीं डाल देना। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं रवीश से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो तुम जो कहते हो कि मुझे हटाने के लिए अडानी का समर्थन लेना पड़ा, तब तो अमित शाह जी को कुछ करना ही नहीं था। तुम्हारे भी लैपटॉप में वही सॉफ्टवेयर डलवा देते और कह देते कि तुम भी उसमें शामिल हो।
ये तो हो ही सकता था ना। इन्होंने हर बार सेशन भी इस प्रकार से बर्बाद किया। मैं कुछ सेशंस गिन रहा था सर। 2015 में मानसून सेशन के समय इन्होंने अवार्ड वापसी चला दिया। उसके बाद जब क्रूशियल टाइम था 2018-19, तब इन्होंने राफेल के नाम पे पूरा सेशन बर्बाद किया। 2000 तो पिछला पिछला वाला सेशन हिंडनबर्ग अडानी पे किया हिंड था। मैं अभी कहने ही वाला था, पिछला वाला सेशन जो है हिंडनबर्ग अडानी के नाम पे किया था। और मानसून सेशन सबसे क्रूशियल सेशंस में से एक होते हैं। इनका ये प्लान है कि न सदन चलेगा, ना मोदी सरकार कोई कार्यवाही कर पाएगी, ना बिल पास। और इतने बड़े गधे हैं ना, इनको लगता है मोदी सरकार बिल नहीं पास कर पाएगी। करा लिया। बिल तो हर बार इनको पास कर सब लेती है, ये नहीं होते हैं तब भी कर लेती है, चिल्लाते रहते हैं तब भी हो जाते हैं पास। नहीं, ये तो चिल्ला के भी क्या कर ली थी। ये तो अभी तो सेमीफाइनल खेल रहे थे ना, कि वो एक है ना वो आत्मुक बौना, वो कह रहा था सत्ता का सेमीफाइनल है जी, सत्ता का सेमीफाइनल है जी। हम सब मिल गए अगर राज्यसभा में तो हरा अब देंगे। प्रश्न ये है कि अगर सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में हार गए तो फाइनल कैसे खेलोगे? ये लोग आरक्षण के नाम पे फाइनल खेल रहे हैं। हुँ। देखिए, इनका ये कहना है कि भाई जिस प्रकार से मोदी जी ने हमें दबाया है, अब हम तो शोषित वर्ग में आ गए। तो अच्छा। मोदी जी की 400 सीट अगर आए, तब तो सरकार बनेगी। लेकिन अगर 300 उनकी आती है और हमारी 50 भी आ जाती है, तो हमें राहुल गांधी आरक्षण मिलेगा। डिजर्व करते पीएम। हाँ, तो राहुल प्रधानमंत्री का गांधी पीएम आरक्षण बनना राजीव चाहिए। राहुल गांधी। हाँ, गुड, गुड, गुड। राहुल गांधी को दो। नहीं तो फिर हम धरना पे बैठ जाएंगे, हम लौट जाएंगे। क्योंकि हरकतें भी इसी प्रकार की है। अगर ये वास्तव में जीत, देखिए सर, मैं बहुत सीरियस लेता हूं राजनीति को। बिहार में 2015 का इलेक्शन चल रहा था। तो मुझसे किसी ने पूछा कि अभिषेक क्या संभावना देखते हो महागठबंधन में? तो मैंने कहा कि महागठबंधन अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है 2015 में। अगर वो जीत गया तो उनका अस्तित्व बच जाएगा। और राजद के अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत जरूरी है इलेक्शन जीतना। तो जब कोई अस्तित्व की लड़ाई लगता है तो सब कुछ झोंक देता है। लालू प्रसाद यादव उस समय उनकी, ऐसा नहीं है कि उनका हेल्थ बहुत अच्छा था या फिर बहुत उस वक्त भी अच्छे कंडीशन में थे। लेकिन एक दिन में उन्होंने 5-5 सभाएं बिहार में की थी, मुझे याद है। इसको कहते हैं चुनाव लड़ना। और लालू प्रसाद यादव ने मेक श्योर किया कि वो बीजेपी के पिच पे ना जाए, बीजेपी उनके पिच पे आए। और उसमें मोहन भागवत जी का ग्रेट बयान भी आया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बिहार चुनाव से पहले इतना बड़ा बयान देंगे तो फिर बिहार चुनाव जो के बीच में। हाँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार के बयान भी फेवर किए थे। मेरे कहने का ये मतलब है, अस्तित्व की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। लेकिन राहुल गांधी को पता है मेरे अस्तित्व पे क्या संकट है। मैं पीएम बनूं ना भी बनूं, मेरे चमचे चाइनीज एजेंट तो हमको पीएम की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो मैं तो हूं पीएम, क्या दिक्कत है? फिर लगे, मैं तो कहता हूं एक दोस्ती यारी होनी चाहिए। ये बैठे, भगवंत मान बैठे, और फिर 8 पीएम पे 8 पीएम, कम से कम वहां पीएम है सर। और दूसरी बात जो वो पीएफआई वाली बात करी है आज अमित शाह ने, तो हाँ, इनके पास कुछ भी मैं आने ये वाला था इस पे। बल्कि इनकी शक्ल देखने वाली थी उस समय। सर, अपडेट ये है, देखिए सब होता है कि आदमी किसी संगठन को बैन कर देता है। चूंकि बिहार की खबरें बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं तो हफ्ते में 2-3 एपिसोड बिहार पे फिर भी करता हूं। 2 तो जरूर करता हूं। पीएफआई के ऊपर अभी भी यहाँ पे एनआईए के छापे पड़ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले भी हाँ, हाँ, पड़े थे। हाँ, हाँ। अभी ये 2 जो दिन पहले पूरा पढ़ा था। हाँ, ये जो पूरा नेपाल से लेकर के दरभंगा तक का बॉर्डर है ना, यहाँ अप्रत्याशित रूप से, मैं अजीत झा को, मैंने ऑफ इंडिया वाले अजीत झा आए थे, मेरे मित्र हैं, और हमने वो डिस्कस किया था कि कैसे एक मिथिलांचल जो है उसमें 2 भाग हो गया है। एक मिथिलांचल वो है जहां पे मैथिली लोग निवास करते हैं, दरभंगा से लेके सभी, और वहां पे वो मैथिली कल्चर है। एक उसी के अंदर वो मुसलमान जो कल तक, मतलब 1990-95 या कि 2002-3 तक जो मैथिली की तरह मैथिली थे, बात करते थे मैथिली में, फिर वो लुंगी नहीं पहनते थे, टोपी नहीं पहनते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे, इस प्रकार की, मतलब जो मजहबी कट्टरता थी वो नहीं थी। अब वो दिखता है कि ये मुस्लिम है, ये मैथिली है उसके अंदर, और अप्रत्याशित रूप से मजार जो है, दरगाह जो है, वो बहुत तेजी से उधर बढ़ने लगे हैं। ये इस पे हम डिस्कस कर रहे थे। उसका एक कारण ये सामने आया कि जब नेपाल पे पीएफआई
का नेपाल रूट पे बढ़ा इन्फ्लुएंस, तो पीएफआई ने कहा कि सबसे पहले यहां इस एरिया की डेमोग्राफी बदलनी जरूरी है। जब तक हम यहाँ की डेमोग्राफी नहीं बदलेंगे तब तक हमारे लिए जो संभावनाएं हैं वैसी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हर बार ये बिहार के विश्लेषण में चूक जाते हैं और हमारा विश्लेषण ठीक हो जाता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि कह दिया सरकार ने 19% मुस्लिम है। ऐसा नहीं है। अब कई जगह से प्लानिंग करके उनको शिफ्ट करा के उधर बसाया जा रहा है, तो कहीं कम भी हो रहे हैं ना, वो तो वहां पे वो वोटिंग परसेंटेज नहीं रह जाता। तो पीएफआई पे जो बात कही है, उन्होंने बड़ी मार्क करने वाली बात कही है। जिस प्रकार से बॉर्डर एरिया में इन दिनों कम से कम मुझे लग रहा है पिछले 4-5 महीने से एनआईए ने तबाही मचाई है, ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं। इनका एक ही मतलब अभी ध्येय है कि इस पूरे नेक्सस को तोड़ना है, और वो समझ गया है अमित शाह कि ये क्या कर रहे हैं ना, ये सब समझ गए हैं। और इसी वजह से लगातार जो है छापे पड़ रहे हैं। गठबंधन के टूटने का सर मैं हमेशा कहता हूं बिहार के लोगों के बारे में कि आप लोग को समझ नहीं है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ क्यों मिले, क्यों गठबंधन टूटा। गठबंधन के टूटने का मूल कारण यही था कि वहां पे पीएफआई के जब छापे पड़े तो जदयू के अंदर जो पीएफआई के स्लीपर सेल या एजेंट जब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इस सरकार के साथ अगर आप रहेंगे तो हम जो है आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए पीएफआई पे अमित शाह जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी हाँ, पीएफआई के होने से लगता है बहुत सारे राजनीतिक दलों को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है, और उससे भी अधिक जो कश्मीर में हुआ और जिसका पूरा का पूरा लेखा जोखा दिया अमित शाह ने, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब देखिए इसमें भी वही पेच है। राहुल गांधी गए, अपनी बंटी और बबली वहां पे गए, बर्फ के साथ उछल रहे थे, दिखा रहे थे कितना पीस है। लेकिन ये पीस आया कैसे? मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, लोगों ने कहा कि अभी तक तो किसी को जमीन अलॉट नहीं हुआ। गलत। अब तक 450 व्यापारियों को जमीन वहां पे अलॉट किया गया है। वहां पे बड़ा टूरिज्म जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी आने वाले कुछ सालों में, तो उस हिसाब से जो है लोगों को जमीनें दी जा रही है। लेकिन अब इस पे फिर वही पेच आ जाएगा, कुछ दिनों बाद लोग कहेंगे कि अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया। अरे भाई तुम भी जाओ, अगर पैसे हैं तो ले लो नहीं, वो तो जमीन। पॉलिसी बनी है, उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, होटल पॉलिसी बनी है, टूरिज्म पॉलिसी बनी है, उसके हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से दे रहे हैं। और पॉलिसी के हिसाब से होटल तो वही बनाएगा ना जिसकी जेब में पैसा होगा। ये ऐसे थोड़ी है कि साहब के किसी भी को भी दे दो और फिर वो जो है वो जिस तरह के। आप कभी कश्मीर पता नहीं कितनी बार गए हैं। जी कश्मीर के होटल्स की जो स्थिति है ना, जो वहाँ के तथाकथित अब जाके ताज-वाज बने हैं, नहीं तो पहले तो जो पूरा जो था ये लूटते थे, ये ट्रीट करते थे, जो भारत से लोग आते थे, उनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कोई बिल्कुल आ गए हों कोई बहुत घृणित लोग, सेठ। उनको लूटने का पूरा प्रयास, कोई कस्टमर सर्विस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शिकायत हो, तो आपको वहाँ डर लगा रहता था कि साहब कहीं का पता नहीं हमको पीट नहीं दें। इस तरह का इन्होंने वहाँ पे माहौल बना रखा था। मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए ये लोग सारी होटलों की बजाय हाउस बोट्स में रहना ज़्यादा पसंद पसंद करते थे। नहीं, बहुत सारे फैक्टर है सर। अब आपने ये बात कह दी कि नियम बने कानून बने, लेकिन कन्हैया कुमार जैसे लोग को कौन समझाएगा कि नियम कानून नाम की भी चीज होती है। उस आदमी ने अभी रिसेंटली स्पीच में क्या बोला कि गधा को भी 2 आंख होता है। लेकिन उस गधे से कोई पूछे कि गधे को 4 टांग होता है, इंसान को भी होता है क्या? अच्छा, वो आदमी 35-40 साल तक सुने जेएनयू में पढ़ा भी है। उस गधे को ये पता नहीं कि यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल एंड ऑरेंज। लेकिन फिर मुझे लगता है कि अच्छा, एक और चीज है जो मैं आपके दर्शकों से शेयर करता हूं। आपने 90s की फिल्में अगर सर बहुत ध्यान से देखी हो, क्योंकि उस वक्त आप सर्विस में थे तो शायद नहीं देख पाते होंगे या देख पाते हो मुझे पता नहीं। तो जो हीरो होता था ना, उसके आसपास के जो लोग होते थे ना, उसको बेशक्ल बहुत बुरे शक्ल वाले उस टाइप के साइड डांसर होते थे, ताकि हीरो पे सबका फोकस रहे, उनके आसपास के लोगों पे फोकस ना हो। तो राहुल गांधी खुद अपने आप में इतना बड़ा आईक्यू वाला है ना, तो उसके आसपास के लोगों को उसी के समानांतर आईक्यू वालों को रखा जाता है, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा मैच्योर ये राहुल गांधी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस की स्थिति है। हाँ जी, हाँ जी। और
370 के ऊपर भी उन्होंने पूरा बयान दिया, कश्मीर का समझाया और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो बताया कि किस तरह से पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो आंकड़े दे के समझाया, और पूरे आंकड़े जो हैं वो यहाँ उनको दोबारा उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेष रूप से जो ये बताया कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में लगभग एस्पा लगा रहता था, और आज कई प्रदेशों में, जैसे बताया उन्होंने कि पूरे असम में और पूरे त्रिपुरा में पूरी तरह से हट चुका है। अरुणाचल में केवल 3 पुलिस स्टेशन पे रह गया है। जी। नागालैंड में भी पहले से बहुत कम हो गया है। मणिपुर का भी जो था, मणिपुर में पूरे में हुआ करता था एक एक समय पर। 2006 या 7 में इन्होंने हटाया था इम्फाल से, केवल इम्फाल के 2 पुलिस स्टेशन से हटाया था। और अभी तो करीब 20 पुलिस स्टेशन से ये हटा चुके हैं, लगभग पूरी वैली में अब एस्पा नहीं है, केवल जो हिल एरियाज़ हैं वहाँ पर है। तो ये सब हुआ तो इन्हीं के कार्यकाल में है, वो जो बराबर लगातार वो दे रहे थे वो आंकड़े सबके, 9 साल उनके और 9 साल इनके। मैं करप्शन होता का तो भी काफ़ी अच्छा कंपैरिज़न किया था और उस पे जो था वो, मुझे तो लगा था कि कांग्रेस वाले उस पर हल्ला-गुल्ला करेंगे, लेकिन बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। हाँ, क्या हल्ला करेंगे? उनको पता है कि हमने किया है, लेकिन वो मैं होता तो एक और उदाहरण देता। सर 2013 में मुझे याद है मणिपुर में कुकी और नागा के बीच इसी प्रकार की वारदात हुई थी। तब तो पीएम अच्छा ये सारे चाइनीज़ पत्रकार उस वक़्त जीवित थे, ऐसा भी नहीं कि अभी पैदा हुए 7-8 साल के, नहीं उस वक़्त थे। अच्छा उस वक़्त तो ये टीवी पे एंकर थे, उस वक़्त यूट्यूबर भी नहीं थे। अब तो मैं इनको पत्रकार नहीं कहता, चाइनीज़ यूट्यूबर कहता हूँ, नया नामकरण है। तो ये जो चाइनीज़ यूट्यूबर हैं, इन्होंने तब तो नहीं कहा कि मनमोहन सिंह जी को बोलना चाहिए। बाप रे बाप! नागा पे अत्याचार हो रहा है। आपने बड़ा आप उनकी अच्छा बात कर रहे उस हैं, उदाहरण दिया था 1993 का। हुँ, ये 1993 में इसी प्रकार का संघर्ष हुआ था और वो भी कुकी नागा के बीच में हुआ था। हुँ। तो ऑपोज़िशन डिमांड करता रहा कि इस पर वक्तव्य दिया जाए, तो बताते हैं कि वक्तव्य होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, होम मिनिस्टर तक ने वक्तव्य नहीं दिया। वक्तव्य किसने दिया? एमओएस होम, राजेश पायलट ने। जी, जी, और जी। आज कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री इसके ऊपर वक्तव्य दें। कि होम साहब मिनिस्ट्री के अंदर प्रधानमंत्री आता क्यों है, होम नहीं गए? मिनिस्ट्री दे रहा है। अरे भाई, जिसके पास काबिल होम मिनिस्टर होगा, उसको स्वयं क्यों जाने की आवश्यकता है? उसको हाँ, सही बात। अपने जो उनके साथी हैं, उनमें पूरा विश्वास है। नहीं, वही बात है कि देखिए होम मिनिस्ट्री का उत्तरदायित्व था और होम मिनिस्टर स्वयं सदन में बहस करने को तैयार है, तो आपने तो बहस किया नहीं। और मैं 1 सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि आपने बड़ा रिसेंटली मैं उस एपिसोड का ज़िक्र कर देता हूँ, मैंने देखा था वो आई थिंक हो गया 15-20 दिन या 1 महीने से ऊपर हो गया। मणिपुर के ऊपर किया था कि वो टेक्निकली जो है रिलिजियस ग्राउंड पे नहीं है, जो कुछ लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये आज आज अमित शाह ने भी कहा कि आप ये हुँ, समझिए कि ये 2 जनजातियों के बीच में है, हुँ। पूरा का पूरा मामला, और 2 जनजातियों के बीच में है, और जो कारण बताया वो बड़ा स्पष्ट कारण है। और ये आपने जो जनरल शंकर के साथ मेरा वार्तालाप हुआ था, उन्होंने भी ये जी। सारी चीज़ें बताई थी। जी, 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 और वही ये उसी कहा था एपिसोड कि की भई बात जब कर रहा हूँ। से म्यांमार में मिलिट्री शासन आया है, तब से ये कुकीज़ के जो वहाँ पर कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट इत्यादि जो उनके ग्रुप्स थे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो वो भाग के इधर आ गए। यहाँ पर फ्री रेजिम विदाउट पासपोर्ट 40 किलोमीटर के क्षेत्र में है, तो 40 किलोमीटर में फ्रीली आ जा सकते हैं। उसको लेके यहाँ पर इन्फ्लक्स आया। अब 21 के बाद 22 में वो कह रहे हैं कि भई 22 में तो हमने वहाँ पे ये तय किया कि ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे फेंसिंग करनी पड़ेगी, तो फेंसिंग आरंभ कर दी। 7 किलोमीटर में बन गई है, 10 किलोमीटर में पूरी होने वाली, और बाकी जो 600 किलोमीटर है, उस पे भी सर्वे चल रहा है। तो ये काम वो चालू कर चुके हैं, उनको इसका अनुमान है, और जो लोग भी हाँ, रेफ्यूजी आए हैं, उनका भी पूरा का पूरा उनके बायोमेट्रिक्स लेके और उनको आधार की नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया गया। तो ऐसा नहीं बस है वो नहीं नहीं कर रहे सिर्फ़ थे फिर। सिर्फ़ और उसके इतने ही कारण जो है वो मई 23 में जो असुरक्षा उत्पन्न हुई, फिर हुँ। ये हाई कोर्ट का जो निर्णय है, कह रहे थे बगैर किसी को नोटिस दिए अचानक ये निर्णय जारी कर दिया। अब जुडिशरी जो है वो दूसरों को तो बोलती है, खुद को नहीं देखती क्या?
नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी भी ठीक है वो जो भी था, लेकिन मेरा ये मानना था कि 1947 में जो कुछ भी है सच्चाई, ये तो नहीं होना चाहिए था ना कि अ, मैतेई जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको आप कहेंगे कि 10% ज़मीन में ही भूभाग में तुम रहोगे। ये तो बेईमानी है ना अपने ही देश के लोगों के साथ। तो सशस्त्र विद्रोह तो वहाँ से जो आप बोएँगे, ऐसा नहीं हो सकता है सर कि मेरी गलतियों का प्रभाव जो है वो मेरे पुत्र या पुत्री या आने वाले जनरेशन पे नहीं पड़ेगा। अगर खास करके मेरे पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हों और पड़ोसी अगर चीन और पाकिस्तान जैसा हो जो हर जगह अपना देख लेता हो वहाँ पे। अच्छा दूसरी बात, बड़ा ईज़ी रूट बन गया था ये ड्रग माफिया के लिए। इस पे बात होनी चाहिए थी खुल के। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे मैं नहीं, आज अस किया ना, आज तो उन्होंने पूरे नार्को के वो भी दिए ना, पूरे आंकड़े भी दिए कि किस तरह हाँ, से जो नारकोटिक्स के ऊपर जो सरकार ने उपाय किए हैं और उसके कारण वैल्यू बताई उन्होंने कि इनके ज़माने में जो टोटल 9 साल का जो कंपैरिज़न किया, तो इनके जो 9 साल थे, उसमें जो भी नारकोटिक्स हुई बरामद, वो किलोग्राम के टर्म्स में तो 182% ही बढ़ा, लेकिन वैल्यू के टर्म्स में कहा कि कोई पहले तो भांग और गांजा ज़्यादा पकड़ा जाता था, हुँ। कि हमारे यहाँ जो वैल्यू के टर्म्स में जो 768 करोड़ हुआ करता था, वो 18,000 करोड़ हो गया। अब बताइए। तो 18,000 करोड़ का जबकि जिसको लॉस हो वेट रहा के है टर्म्स में उसमें जो इंक्रीज़ है वो 182% ही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जिसको 18,000 करोड़ का लॉस होगा, वो चाइनीज़ यूट्यूबर्स को 8 करोड़ रुपए, 10 करोड़ नहीं और ये तो बिक जाते हैं, ये तो लाख रुपए में बिक जाते हैं, इनकी तो यही वैल्यू है। तो इन चाइनीज़ यूट्यूबर्स को पैसे दे दिए और देश में एक एटमॉस्फेयर बनवा दिया, बाकी राहुल गांधी को कुछ डोनेट कर दिया होगा या फिर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ना भी पता हो तो, कांग्रेस पार्टी को डोनेट करके, विपक्ष को डोनेट करके ये कहो ये इसलिए है मामला समझने वाला क्योंकि ये जो मामले को लेकर के पूरा बात हो रहा है, वो 3 महीने पुराना था। जिसको लेकर के इतना कुछ हाइप क्रिएट किया गया है इस देश में। उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक तो राजस्थान में 3 दिन पहले हुआ है। हाँ, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि उसमें भाई तो वीडियो जिसके पास था उसने पुलिस से क्यों नहीं शेयर किया? क्या उसी समय कार्रवाई हो जाती? इसका मतलब आपकी और सब नीयत जो थी वो कुछ दूसरी थी। जब हम और जयपुर डायलॉग्स और द अभिषेक तिवारी शो कह रहा था मणिपुर पे बात होनी चाहिए, तब तो इन लोगों ने की नहीं और जब मणिपुर में शांति आ गई, अमित शाह ने स्वयं जाकर के देख-रेख किया, बोला अब ठीक किया। उस दौरान लगभग 350 से ऊपर चर्च वगैरह टूट चुके थे तब तक। अ, तब जब सब कुछ शांति आ गई, तब इनको कहा, "अरे बाप रे बाप! अब इस मुद्दे को उठाना है।" भाई आग लगने पे चिल्लाया जाता है, आग बुझ जाए तो फिर उसमें माचिस डाल के और किरोसिन या वैसे राहुल गांधी ने आज कहा इस बात को मैंने मार्क किया कि हर जगह जो आप किरोसिन या पिछली बार कहा था पेट्रोल छिड़क रहे हैं तो मैं समझ गया हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो हर जगह अपने चाइनीज यूट्यूबर्स के साथ पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं वो तो दिख रहा है मुझे किस प्रकार से ये षड्यंत्र कर रहे हैं देश के खिलाफ जी जी। और सबसे बढ़िया लगा जो अंत में जो मास्टर स्ट्रोक लगाया अमित शाह ने, सबसे जो है वो शांति की अपील पर हाँ करवा ली। बेचारे कांग्रेसियों को भी हाँ करना पड़ गया। वो बेचारे घबरा रहे थे कि राहुल गांधी से तो हमने पूछा ही नहीं, तो हम कैसे हाँ कर दें? लेकिन ऐसी सिचुएशन बन गई उसमें कि उनको हाँ करना पड़ा और अब देखिए शांति की ये अपील में मास्टर कांग्रेसी स्ट्रोक भी था सम्मिलित हो गए। ये वाला वाह! संजय सर मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि अच्छा आप पूछते भी कैसे? वहाँ फ़ोन तो अलाउड मतलब फ़ोन तो नहीं कर सकते थे। राहुल बाबा कर लें क्या शांति की अपील या जो आप पेट्रोल, केरोसिन वगैरह छिड़का के वहाँ माचिस मारना है अभी भी? तो फिर वही है। एक मैंने कॉमेडी सुनी थी कि क्रिमिनल्स ऑर्केस्ट्रा कर रहे थे। तो बोला कि अगर अपने पब्लिक को गाना पसंद नहीं है तो कयूम दरवाजे पे खड़ा है, पेट्रोल मार के, माचिस मार के निकल लेने का। तो वही है कि कयूम दरवाजे पे खड़ा है हर जगह संवेदनशील इलाकों पे पेट्रोल मार के, माचिस मार के निकल लेने का, बाकी चाइनीज़ यूट्यूबर पत्रकार कर लेंगे। जी। बेचारे चाइनीज़ वालों की तो बहुत बुरी हो गई। तो ओवरऑल बताइए अंत में कि आप आज की
ओवरऑल प्रोसीडिंग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिसमें राहुल गांधी भी सम्मिलित हैं, स्मृति ईरानी भी सम्मिलित हैं और हमारे अमित शाह जी भी सम्मिलित हैं। मैं यही सोच रहा था सर, पूरा शो हो गया और मैं स्मृति ईरानी जी के तेवर और स्पीच और जिस भाव भंगिमा के साथ वो राहुल गांधी को काउंटर करती है, उस पे लोगों को वो रिपीट में देखना चाहिए। और आज जिस प्रकार से स्पेशली फिर से काउंटर किया, और फ्लाइंग किस हाँ, फ्लाइंग किस के मुद्दे पे जिस प्रकार से देखिए, अब राहुल गांधी वाकई मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी से डरने लगे हैं। उन्हें पता है कि वो 101 डिबेट में उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो मैं हर बार देखता हूं कि वो स्मृति ईरानी का जब समय आता है वो चले जाते हैं। बड़ा टफ टाइप। देखिए, अमेठी के हार का जो सदमा है वो डायरेक्ट घुटने पे पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने दिमाग या दलीप कुमार के स्टाइल में दिमाग शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, मस्तिष्क का। क्योंकि सर वो वहां पे उसके लिए घुटने का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसका घुटना हिल गया है सर। जो सोच पाते थे, जो भी घुटने के अंदर जो कुछ भी था, उस घुटने के अलावे भी कुछ नहीं सोच पा रहे राहुल गांधी। तो उसका जो असर हुआ है वो जबरदस्त है। हालांकि स्मृति ईरानी जी ने जो बातें कहीं पॉइंट आउट की है, वो भी बड़ा मुझे अच्छा लगा, खास करके जब उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि इमरजेंसी के दौरान जो रेड्डी थी, मिस रेड्डी, उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया था कांग्रेस सरकार ने। सुमलता रेड्डी की जी के बारे में बात कर रहा हूं। 5 दिन बाद जेल से निकलने के बाद वो मर गई और उनकी चीखें, उनको इतना प्रताड़ित किया जाता था कि उनकी चीखें अटल जी के कमरे तक पहुंचती थी। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी को सदन में रहना था। वो एक फिल्म का और डायलॉग याद आ गया कि अभी तो हमें और जलील होना है, तो अभी वो ये होना है ना, जलील। प्रियंका चतुर्वेदी डिफेंड कर रही है ना। अरे अरे कि भाई वो गजब उन्होंने की तो एक नेत्री है, उसने फ्लाइंग किस को अफेक्शनेट डिफेंड कर दिया। जेस्चर किया था, अफेक्शनेट जेस्चर। वो है भाई ना भाई, अफेक्स। देखिए जैसे वो पब्लिक में अपनी बहन को किस कर सकते हैं। अब हाँ, वो लगता है उन्होंने ये सोच लिया है कि पूरा भारत जो है वो इटली बन चुका है, तो इटली वाले ही संस्कार जो है ना, चाणक्य ने सही कहा था कि भाई विदेशी महिला की संतान, विदेशी हाँ, रानी की संतान जो है वो राजा नहीं बननी चाहिए। वो इससे ये दिखता है सर। स्पष्ट हो जाता है कि इटली की पूरी संस्कृति जो है उनके रोम-रोम में समाई हुई है और नहीं, नहीं, प्रियंका वो चतुर्वेदी उसको डिफेंड कर रही हैं। तो बताइए, he made an affectionate gesture, what problem do you have with that? You are मैं बताता habitual हूँ so क्या much प्रॉब्लम। that you fail to understand any gesture of love or affection। अब भाई वो जो ये थे स्मृति ईरानी जी को लव और अफेक्शन क्यों दे रहे थे? नहीं, नहीं, मैं लव और अफेक्शन पे इनके एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी भारत जोड़ो यात्रा के उसने 15 मिनट के स्पीच में अपनी भारत जोड़ो, क्या होता है ना, घुटने के पास जिसका ब्रेन होता है ना, घुटने के आसपास, वो अपने काम को बहुत बढ़ा-चढ़ा के बताता है। 8 बार 15 मिनट के स्पीच में उसने भारत जोड़ो यात्रा का नाम लिया। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो पहुंचा था यूएसए और उसने कहा था मुस्लिम लीग इज सेकुलर। और प्रियंका चतुर्वेदी ये बताना चाहती है, वो वीडियो आ चुका है जिसमें काफिरों को मार के भारत से भगाने का फिर से प्लान कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग वाला। हालांकि उस पर क्लिप कटवा नहीं, ये कहा कि भाई ये वीडियो जो है वो 4 साल पुराना है। और क्लिप कटवा के अनुसार 4 साल पुराना है, तो मतलब आप कहो पे उसकी बातों पे क्यों आप लोड ले रहे हैं। उसने यही तो बोला कि आपको भेज देंगे। तो 4 साल पहले मिशन बना रहा था, अब तो मिशन में बहुत आगे निकल गया होगा। आप नया फैक्ट लेके आइए। तो मेरे ये कहने का मतलब है तो जिसको आपने वो जो है उसमें मिशन में घोटाला कर दिया ना, आपने पीएफआई को बैन कर दिया, गलत बात की ना। अरे गजब बात करते हैं सर। अब पीएफआई भी बैन नहीं होगी इस देश में, तो फिर क्या। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले इस क्लिप कटवा का इलाज निकालना बहुत जरूरी है। वो आज वो एंगल और डिग्री ढूंढ रहा था कि उन्होंने 18 डिग्री पे 17 डिग्री का ये जो है टिल्ट होकर के इशारा जो किया है वो लोकसभा अध्यक्ष को किया। अबे किसी को फ्लाइंग किस किया, उसने पंखे को किया, उससे मुझे क्या। अगर लोकसभा अध्यक्ष को किया तो वो तो और भी नहीं, संकट नहीं, की बात मीठा है वो क्लिप कटवा मीठा है, आप नहीं समझ रहे हैं। उसको उसको ये समझ में आया आना आपको पता नहीं है। बहुत बड़ा मीठा है वो। प्रतीक के साथ उसके अच्छे संबंध है। खैर, है। तो वो जो मीठा है क्लिप कटवा, अरे ठीक है 370 पे जो भी कानून-वानून बदल गए, 377 पे जो भी कानून बदल गए हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कोई तेरी तरह सोचता है। वहाँ और भद्र महिलाएं बैठी हुई थी,
सिर्फ स्मृति ईरानी जी नहीं थी। और सदन का एक मर्यादा होती है। इसी सदन को जब पहली बार सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने प्रणाम किया था। सदन की सीढ़ियों को झुक के प्रणाम किया था, साष्टांग। कोई अंतर ही स्पष्ट नहीं। अच्छा, फिर भी ये क्लिप कटवा गए और ये कह रहे हैं कि भाई आज तो राहुल गांधी ने हिला डाला। तो लोग 2 घंटे तक हिला ही नहीं रहे थे, भूकंप आया। अब गिनते रहो, कल जब कल दैनिक जागरण, हिंदुस्तान स्पीच दिखाएगा अमित शाह जी का, तो सारी योजनाएं एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएंगी लोगों के मन में कि अच्छा ये भी हमें मोदी जी ने दिया है। अच्छा, इस एडवर्टाइजमेंट का गुजराती धंधा बताऊं सर? पूरा एडवर्टाइजमेंट अमित शाह जी ने कर दिया ₹0 इन्वेस्टमेंट पे। सारे अखबार के कॉलम में निकलेंगे, सारा प्रचार प्रसार बीजेपी का, और इन्वेस्टमेंट ₹0। नहीं, नहीं, वो तो उससे भी बड़ा काम हुआ ना। मैंने बताया आपको कि आज तो राहुल गांधी की जो बांसवाड़ा की स्पीच थी, वो पूरी तरह से फ्यूज हो गई। हाँ, देखा समाप्त। क्या? अब किसी ने देखा ही नहीं होगा। नहीं, मैंने खुद नहीं जो देखा सारी सर। चैनल्स जो है वो अविश्वास प्रस्ताव दिखा रही थी, और उसको भी सोचना चाहिए था जब पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, ऐसे टाइम में क्यों जा रहा है? अच्छा, अब मतलब राहुल गांधी भी सोचने का काम करे। अगर राहुल गांधी सोचने का काम करेगा, तो ये जो चाइनीज यूट्यूबर क्लिप कटवा ये सब है, ये क्या करेंगे? राहुल गांधी को सोचने का काम मत दीजिए, बहुत भारी काम है मालिक। तो आइए अब चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप बस जी। अमित शाह जी को बता दीजिए कि उनको आप कितने नंबर देते हैं 10 में से? अ, मैं अमित शाह जी को 10 में से आज की स्पीच में 9.5 दूंगा सर। वो हार्ड क्रिटिक को कहीं तो आधा पॉइंट काटना बनता है। हैं? मैं थोड़ा सा क्रिटिकली जो है थोड़ा सा हार्ड सोचता हूँ कई मामलों पे, इसलिए मैंने आधा पॉइंट काट लिया। एक्चुअली उनको हाँ, आज और लगे क्या, नहीं हाथों तो फिर नू आपको लोग नू जो है वो कहेंगे कि साहब आप मिल गए। नहीं, नहीं, मैं निराश इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने नूह पे खुल के ये नहीं कहा कि 700 से 800 लोग कौन थे और किसके समर्थक हैं। कह देते तो मैं 10 में से 10 दे देता। चलिए, तो जी। आइए इसी बात पर अब यहीं पर हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक तिवारी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम, नमस्कार।